आज मीरा का पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। सिरदर्द के कारण दिमाग की नसें फटी जा रही थी। शक का कीड़ा जब मन में घुस जाए तो वह दिल दिमाग को ऐसे जकड़ लेता है कि इंसान शक और सिर्फ शक के मकड़ जाल में उलझ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था मीरा के साथ। मन की भले ना सुनो, मगर आंखों देखी कैसे झुठलाया जा सकता है। मीरा का मन लाख कहे कि सुमन तेरी छोटी बहन है, तुझसे 10 वर्ष छोटी है, उसका दुनिया में तेरे सिवाय कोई नहीं, मगर आंखें जब उसे रमेश के साथ चुहल करते हंसते बोलते देखती तो तन बदन में आग लग जाती थी। माना सुमन अभी बच्ची है, मगर रमेश तो समझदार हैं। उन्हें तो जीजा साली के रिश्ते की नजाकत समझते हुए दूरी बनाए रखनी चाहिए। मीरा ने प्रिंसिपल से छुट्टी ली और घर की ओर चल दी। सिरदर्द तो था ही, मगर सच्ची वजह थी शक का कीड़ा जो उसके दिमाग में कुलबुला रहा था। रमेश 3 दिन के टूर के बाद आज सुबह ही आए हैं। सुमन की प्रिपरेशन लीव चल रही है। सारा दिन दोनों अकेले रहेंगे। कहीं कुछ कर बैठे तो। जो बात इतने दिनों से सिर्फ शक थी, उसे आज सबूत के रूप में देखने के लिए मीरा उतावली हो रही थी। आज सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। मीरा ने ठान लिया था, आज मैं सुमन को घर से धक्का देने में जरा भी हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी माँ ने मरते समय 9 वर्ष की मासूम सुमन का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे वादा लिया था कि मैं माँ की तरह इसका पालन पोषण करूंगी, और मैंने किया भी। मीरा ने ऑटो रिक्शा घर से कुछ दूरी पर ही रोक दिया। घर का मुख्य द्वार खुला था। उसे खुशी हुई कि वह बिना आवाज किए चुपचाप बेडरूम तक पहुंच जाएगी। उसने धीरे से पर्दा सरकाया। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। रमेश और सुमन एक ही सोफे पर बैठे हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। हाथ में रखे पॉपकॉर्न इधर उधर बिखरते रहे। यह दृश्य देखकर मीरा भड़क गई। दिमाग इतना गर्म हो गया कि उसे पता ही नहीं चल रहा था वह सुमन से क्या बोले जा रही है। साथ ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके भोले मासूम चेहरे पर। सुमन आगे कुछ न बोल पाई। रमेश गुस्से से थरथरा रहे थे। कितनी घटिया और ओछी सोच है तुम्हारी। मैं उसे बच्चे की तरह प्यार करता हूं। बात काटते हुए मीरा चिल्लाई, बच्चे की तरह प्यार करते हो या बच्चा पाने की चाह में प्यार करते हो? सुनते ही रमेश और सुमन के होश उड़ गए। सुमन रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। रमेश ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मीरा अपनी भड़ास निकालती रही। रमेश ने एक शब्द भी नहीं कहा। सारे घर में कब्रिस्तान से चुप्पी पसर गई। सुमन प्रायः अपने कमरे में बंद रहती। रमेश अधिकांश समय घर से बाहर बिताते। मीरा निश्चिंत थी कि उसने अपने घर को बचा लिया है। उसने निश्चय कर लिया था कि 18 की होते ही सुमन का विवाह करके इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। लेकिन काल के पिटारे में कितने नाग बंद हैं वह नहीं जानती थी। इस बात को लगभग 15 दिन हो गए थे। गुस्से का उफान धीरे धीरे कम हो रहा था। रमेश 1 हफ्ते के लिए टूर पर गए थे। सुमन की आज पहली परीक्षा थी। सुमन कहीं सोती न रह जाए यह देखने के लिए मीरा सुमन के कमरे में गई तो सुमन के बिस्तर पर एक लेटर पैड पड़ा देखकर चौंक पड़ी, जिस पर लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रही हूं। मुझे ढूंढने या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कष्ट मत करना। मीरा के तो जैसे होश उड़ गए। रमेश को फोन किस मुंह से करती। परीक्षा का समय समाप्त होने पर उसके करीबी मित्र को फोन लगाया। बहुत मिन्नत करने के बाद एक ने बताया कि सुमन परीक्षा देने नहीं आई। उसने तो शादी कर ली है एक धीरज नाम के 32 वर्ष के युवक के साथ। उसी ने बताया कि नेट पर उसकी दोस्ती हुई थी उसके साथ।
सुनकर दुख से अधिक गुस्सा आया मीरा को। यह नेट और मोबाइल पर 4 दिन की खुसर फुसर वाली बेमेल शादियां कहाँ टिकती हैं भला। अपने को स्मार्ट समझ रही है। यह सिला दिया है मेरी परवरिश का। अरे उसके भले के लिए 2 शब्द कह दिए तो क्या मुंह उठाकर चल देगी और बिना बताए शादी भी कर लेगी। मीरा के मुंह से आह निकल गई, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया। वह ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी तो आ जाएगी अपने आप। किसी सहेली के घर छिपी होगी। समय बीतता रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुमन तो नहीं लौटी, मगर रमेश के लौटने पर मीरा पर बरस पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने पर भी मीरा हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठी है। रमेश ने अपने स्तर पर सुमन को ढूंढने की मुहिम चला दी, लेकिन उसे कोई सुराग न मिला। इस बात को 1 महीना हो गया था। एक रात पुलिस स्टेशन से फोन आया कि सुमन ने मुंबई में आत्महत्या करने का प्रयास किया है। आप कूपर हॉस्पिटल विले पार्ले पहुंचो। खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और वे अगली फ्लाइट से मुंबई पहुंच गए। कूपर हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि सुमन आईसीयू में भर्ती है तथा जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है। तफ्तीश के लिए आए पुलिस वाले ने धीरज के कच्चे चिट्ठे का जो खुलासा किया, उसे सुन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले ने बताया धीरज फरार है। उसके मुंबई में कई गैर कानूनी धंधे हैं। सट्टा, मैच फिक्सिंग और ड्रग्स का भी धंधा चलाता है। इंटरनेट पर लड़कियों से दोस्ती कर शादी रचाता है, बाद में धंधे में डाल देता है। डांस बार की लड़की से इसका पता निकाला गया। घर गया तो वो लड़की, क्या नाम है, हाँ सुमन बरामद हुई। उसे कुछ नहीं मालूम था। उसको पुलिस स्टेशन चलने को बोला तो 2 मिनट में आती बोल के अंदर गई और जहर खा ली। हम ही उसको इधर हॉस्पिटल लाया। मीरा फफक फफक कर रो रही थी और बार बार रमेश से माफी मांग रही थी। मीरा के तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे चुप कराते हुए रमेश बोला, देखो बीती बातों पर रोने का कोई फायदा नहीं है। बाकी सब बातें छोड़कर पुलिस से इजाजत लेकर सुमन को घर ले चलने की तैयारी करो। हमें सुमन को एक बार फिर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करना है और उसमें इतनी हिम्मत पैदा करनी है कि वह आने वाली मुसीबतों का सामना बहादुरी से कर सके। फिक्र मत करो, हम दोनों उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। रमेश के मुंह से यह बात सुनकर मीरा भाव विह्वल हो गई। पश्चाताप के आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। वह समझ गई थी कि अविवेकपूर्ण व्यवहार और सोच रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं, विशेष रूप से कच्ची उम्र के नाजुक दिल के बच्चों में। मीरा और रमेश को मालूम नहीं था कि सुमन होश में आ चुकी है और उन दोनों की बातें सुन रही है। उन दोनों को अपने पास देखकर जैसे सुमन की मृत काया में किसी ने जान फूंक दी। आज उसे महसूस हो रहा था कि अपनों का प्यार कितना बड़ा सबल होता है। जिंदगी में सही फैसले कितने जरूरी होते हैं।